Hello and welcome to the channel ECS. My name is Priyanshu Dubey. द हिंदू डेली बेसिस पे आज हमारी मैराथन क्लास थी, सब लोग पार्टिसिपेट कर ही चुके होंगे, इसलिए लेट हो गया। मैं जल्दी देता वरना कुछ दिनों में सुबह देने लगूंगा। 29 मई का करंट अफेयर है जिसके अंतर्गत आपको द हिंदू के जो भी प्रमुख आर्टिकल हैं, मेजर आर्टिकल हैं, उनसे संबंधित जो MCQ हैं जिनका जीएस से भी संबंध हो सकता है या जीएस में क्या क्वेश्चन इन आर्टिकल से बन सकते हैं वो हैं। 10 क्वेश्चन हैं, इनको पूरा देखिए, आपको फ़ायदा होगा, आपके जीएस में भी आर्टिकल का भी पता लग जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जीएसटी। इनमें से कौन सा कथन गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में सही नहीं है। न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन टैक्स रिलीफ फॉर कोविड-19 सप्लाईज। जो कोविड-19 सप्लाईज में भी जीएसटी लगा दे रहे हैं, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ। फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ निकली है, पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ जीएसटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको देखना है। जीएसटी इज लाइक अ लास्ट पॉइंट रिटेल टैक्स, जीएसटी इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एट पॉइंट ऑफ सेल। तो ये लिखा हुआ पहला पॉइंट कि जीएसटी इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एट पॉइंट ऑफ सेल एंड इट इज लाइक अ लास्ट पॉइंट रिटेल टैक्स। दूसरा पॉइंट लिखा है, जीएसटी विल एबॉलिश ऑल द डायरेक्ट टैक्स लेविड इन इंडिया। तो अगर आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि वस्तु एवं सेवा कर ये प्रत्यक्ष कर को हटाने की बातें नहीं करता, ये अप्रत्यक्ष कर को हटाने की बातें करता है। जबकि लिखा है इट विल एबॉलिश ऑल दी डायरेक्ट टैक्स लिविड इन द इंडिया। ये क्या स्टेटमेंट हुआ, यही गलत है। आपका आंसर बी आपको मिल चुका है। बाकी इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 थ्रू आउट द कंट्री। इट हैज़ यूनिफाइड द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। और मैंने इसके अतिरिक्त आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में, आर्टिकल 279A के बारे में कल के लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूज़ क्या है कि असद री इलेक्ट हो गए हैं ऑफिशियली, 95% वोट्स उनको मिले हैं। सीरिया के प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट हुए। तो सीरिया की लोकेशन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि सीरिया इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, टर्की। तो ईरान कहाँ से आ गया पता नहीं, लेकिन इराक बॉर्डर करता है, जॉर्डन बॉर्डर करता है, इजराइल बॉर्डर करता है, टर्की बॉर्डर करता है। हम लोगों ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष देखा हुआ है। अगर आपने उसको देखा है तो आप उसको यूट्यूब पे डालेंगे प्रियांशु दुबे इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष, तो पूरी मैंने कहानी वगैरह बताई है, क्या हुआ कैसे हुआ, अलक्सा मॉस्क में क्या बवाल चल रहा है, क्या है वो 35 एकड़ का जो टोटल एरिया है, जिसमें आपको दीवार भी, वेस्टर्न वॉल भी दिख रही है, अलस्का मस्जिद भी दिख रही है, उसके अलावा कई सारी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ से पैगम्बर मोहम्मद स्वर्ग की तरफ चढ़ गए, जन्नत की तरफ चले गए। सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई हैं, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन देखिए, सीरिया आपको दिखाई दे, चमक रहा है सीरिया, एकदम चमकता हुआ सीरिया आपको दिख रहा होगा। सीरिया में लोग सीरियस नहीं है ये बात अलग है। सीरिया आपको दिख रहा होगा तो देखो बॉर्डर कर रहा है, किसके साथ दिख रहा है, देखो टर्की के साथ बॉर्डर कर रहा है, ठीक, इराक के साथ बॉर्डर कर रहा है, दिख रहा है, जॉर्डन के साथ बॉर्डर कर रहा है, इसराइल के साथ बॉर्डर कर रहा है, लेबनान के साथ बॉर्डर कर रहा है। इसका मतलब, और भूमध्य सागर की तरफ तो खोली दिख ही रहा है आपको। तो अगर मैंने आपसे कई बार बोलता हूँ मैं कि इनमें से कौन सा देश भूमध्य सागर की ओर नहीं खुलता, तो आपको पता है कि जॉर्डन भूमध्य सागर की ओर नहीं दिख रहा है आपको। बाकी इसराइल, इजिप्ट, टर्की, सीरिया, लेबनान, है ना, ये सारे भूमध्य सागर की ओर खुल रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, 2, 3, 4, 5। ईरान बॉर्डर नहीं करता सीरिया के साथ। सीरिया देखो, ये ईरान, ये जो टर्की और इराक से तो बॉर्डर करता है, लेकिन सीरिया से बॉर्डर नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट, मोर वॉइसेस अगेंस्ट लक्षद्वीप चेंजेस। लक्षद्वीप में कई सारे बवाल रिसेंटली हुए, जिसके अंतर्गत वहाँ के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कई सारे फेरबदल करने का प्रयास किया गया, जहाँ पर काऊ स्लॉटर बैन, एक तरीके का बैन लगाने की बात करी जा रही है काऊ के स्लॉटरिंग पे। इसके साथ में लैंड डेवलपमेंट पे कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे पंचायतों में जिनके 2 बच्चे, उनको चुनाव नहीं लड़ने की बातें की जा रही हैं। इस प्रकार के कानूनों में फेरबदल हो रहे हैं, तो वहाँ पे एजिटेशन हो रहा है। लक्षद्वीप में लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ के प्रशासक का कि ये सब क्यों किया जा रहा है, इससे उस देश का, सॉरी, उस यूटी का जो वातावरण है वह बदल रहा है, मतलब लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि द inhabitants of the Lakshadweep will are listed in which of the following category according to the schedule caste and schedule tribe list modification order 1956। 1956 के इस ऑर्डर के अनुसार लक्षद्वीप में जो लोग हैं वो इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
तो आंसर है ऑप्शन बी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ST, ठीक है। अभी हाल में ही लक्षद्वीप कोरोना फ्री हुआ, लेकिन फिर से वहाँ पे केसेस आ गए, तो उनका कहना है कि ये जो जो डिसीजन ले रहे हैं गलत सलत, इसके चलते क्या हो रहा है कि कई सारे प्रशासनिक डिसीजन इस प्रकार से ले लिए गए जिसके चलते 0 कोविड पेशेंट वहाँ पर हो गया था, वहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर से वहाँ केसेस 2000 के आसपास निकल आए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको बताना है, जिसमें पूछा गया है इंश्योर, जो एडिटोरियल है वो है इंश्योर ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर म्यांमार रिफ्यूजी। इसमें एक सिविल सोसाइटी के द्वारा भारत में कहा गया कि जो म्यांमार के रिफ्यूजी हैं उनको कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दे दिया जाए इस समय में। तो इससे क्वेश्चन जरूर भले ही इस प्रकार से उठ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नागालैंड एंड मणिपुर आर द ओनली इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों में मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है, केवल यही राज्य हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, केवल लिखा हुआ है। अ फ्री मूवमेंट रेजिम FMR एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार और इंडिया के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम एग्जिस्ट करता है, फ्रीली आप घुस सकते हो, एंट्री कर सकते हो, कितने किलोमीटर तक बताएंगे। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल। तो 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंतर्गत भारत सिग्नेटरी नहीं है, ने हस्ताक्षर नहीं किया। आपको बताने में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये ओनली जो लिखा हुआ है उसमें गलती है, क्योंकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अलावा मिजोरम भी है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब फ्री मूवमेंट रेजिम 16 किलोमीटर के अंदर तक घूम सकते हैं भारतीय। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, एकदम सही स्टेटमेंट है, इंडिया किसी भी तरह के रिफ्यूजी कन्वेंशन में सिग्नेटरी नहीं है। सही आंसर है ओनली 2, 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा म्यांमार, म्यांमार में बॉर्डर शेयरिंग क्या है, मिजोरम से कर रहा है, मिजोरम दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपको मणिपुर दिख रहा है, उसके ऊपर आपको नागालैंड दिख रहा है, ठीक, और सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये उत्तर से दक्षिण याद करिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम। उत्तर से दक्षिण याद करिए, पूछा जाता है, ठीक, पूछा जाता है, 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 याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडो नेपाल रिलेशन। इंडिया और नेपाल के रिलेशन के संबंध में क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। नेपाल में डेमोक्रेसी को लेकर बवाल चल रहा है, वहाँ की सरकार को लेकर बवाल चल रहा है, लगभग 5-6 दिन से लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, तो आपने पढ़े जरूर होंगे। इंडो नेपाल रिलेशन के संबंध में बताइए कि इंडिया एंड नेपाल बोथ आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। क्या भारत और नेपाल दोनों ही बिम्स्टेक के मेंबर हैं? ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज साइंड बिटवीन इंडिया नेपाल इन 1816। 1816 में इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सगौली पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल इज बॉर्डरिंग विद 4 इंडियन स्टेट ओनली एंड दीज स्टेट्स आर यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार। नेपाल सिर्फ भारत के साथ 4 बाउंड्री शेयर करता है, 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ केवल, और ये कौन 4 बाउंड्री है? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार। तो मेरे ख्याल से ये 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। ये स्टेटमेंट तो गलत ही दिख रहा है। बाकी यहाँ बिम्स्टेक के मेंबर है नेपाल, 2 बे ऑफ बंगाल में नहीं है, लेकिन तब भी लैंड लॉक्ड कंट्री होते हुए भी नेपाल बिम्स्टेक के अंतर्गत आता है। भारत तो मेंबर है ही बिम्स्टेक का। बाकी नेपाल बॉर्डर नहीं करता 4 कंट्री के साथ। सगौली की संधि जरूर साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल 1816। सही स्टेटमेंट, सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक, सी। लोकेशन देख लेते हैं नेपाल के बारे में। ये आपको नेपाल दिख रहा होगा, ये नेपाल बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखो, उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक। तो नेपाल बॉर्डर शेयर वेस्ट बंगाल के साथ भी कर रहा है, नेपाल बॉर्डर से सिक्किम के साथ भी कर रहा है, नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों के साथ कर रहा है। वहाँ लिखा है 4 राज्यों के साथ कर रहा है, यही दिक्कत हो गई, क्योंकि वहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं दिखाया गया, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी नेपाल बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। आगे चल रहा है। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ डीलिंग फॉर्मली विद चाइना। आर्मी चीफ के द्वारा ऐसा बोला गया। तो गलवान घाटी को लेकर अभी भी पंगे होते रहते हैं। इन अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मैसेज टू चाइना, आर्मी चीफ जनरल MM Narayan on Friday said there could be no de-escalation without complete disengagement at all friction point in ईस्टर्न लद्दाख। ये ईस्टर्न लद्दाख के बारे में बातें की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया कि आर्मी चीफ का कहना है कि डीलिंग फॉर्मली विद चाइना, चाइना के साथ बहुत फॉर्मली डील किया जा रहा है। तो आपको बताना है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के संबंध में कौन सा कथन सही है। तीसरा कथन लिखा है, इंडिया एंड चाइना बोथ आर मेंबर्स ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन। मैम के द्वारा आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि संघाई कॉर्पोरेशन में कौन कौन से देश हैं। दूसरा लिखा है 1996 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्टेट्स
if the border personnel of the two sides come in face to face situation due to differences on the alignment of the line of actual control or any other reasons, they shall exercise self restraint and take all necessary step to avoid an escalation of the situation। कि अगर अगर ये 1996 एग्रीमेंट के अनुसार अगर इंडिया और चाइना इफ़ द बॉर्डर पर्सनल, अगर बॉर्डर पर्सनल आमने सामने आ भी जाते हैं, फेस टू फेस सिचुएशन में राइज होती है, तो ऐसे समाधान निकाले जाएंगे जिससे एस्केलेशन ना हो पाए। गलवान वैली इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड द अक्साई चीन इन द ईस्ट। तो जो गलवान वैली है इस ये अक्साई चीन के वेस्ट में और लद्दाख के ईस्ट में सिचुएटेड है। मेरे ख्याल से ये तो लिखा हुआ है कि गलवान वैली लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट, तो लद्दाख उसके वेस्ट में है, सही बात है, एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट, और अक्साई चीन इसके ईस्ट में, सही बात है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, संघाई का ऑपरेशन में इंडिया चाइना तो है ही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया और पाकिस्तान को बाद में एडमिशन मिला है संघाई का ऑपरेशन के अंतर्गत मेंबर कंट्री का, ठीक है, तो आपको खुद ढूंढना है किस ईयर में बना है मेंबर भारत संघाई का ऑपरेशन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिड डे मील स्कीम। अभी यहाँ पर कहा गया है कि चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम टू गेट एड, उनको कुछ पैसा दो। रेस 100 पर चाइल्ड इज टू लिटिल से एक्टिविस्ट का कहना है कि 100 रुपये पर चाइल्ड देना ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें और एड देना चाहिए। द MDM स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये मिड डे मील स्कीम है, ये इसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1995 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको बताना है सेंट्रल सेक्टर थी कि स्पॉन्सर्ड थी। द स्कीम प्रोवाइड्स दैट एवरी चाइल्ड विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years who enroll and attends the school shall be provided hot cooked meal। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल के बीच में है और वह इनरोल है, रजिस्टर्ड हैं और स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उनको हॉट कुक्ड मील दिया जाएगा। मिड डे मील के संबंध में कौन से कथन सही है? तीनों ही कथन सही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1995 इंपॉर्टेंट ईयर। फ्रांस एंड द रवांडा जीनोसाइड। फ्रांस के द्वारा माफ़ी मांगी गई। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रवांडन जीनोसाइड। क्या हुआ? इट वाज अ जीनोसाइडल मास स्लॉटर ऑफ तुत्सी इन रवांडा बाय मेंबर ऑफ हुतू मेजोरिटी गवर्नमेंट। तो तुत्सी और हुतू के बीच में पंगा चल रहा है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन दोनों के बीच में हुआ था ये। किलिंग ऑफ मॉडरेट हुतू लीडर हैबरीमन ऑफ द रवांडन गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 6, 1994 इन अ प्लेन क्रैश was the immediate cause for the genocide। तो जो हुतू का लीडर है उसका नाम है हैबरीमन, इनका रवांडा गवर्नमेंट 6 अप्रैल 1944 में जो प्लेन क्रैश हुआ, ये इमीडिएट कॉज था इस जीनोसाइड का। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों ही कथन सही दिख जाएंगे। ठीक, दोनों ही कथन सही दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जर्मन नमीबिया जीनोसाइड। जर्मन नमीबिया जीनोसाइड के अंतर्गत क्या हुआ आपको ये बताना है। जर्मनी ने भी माफ़ी मांगी नमीबिया जीनोसाइड के अंतर्गत, नमीबिया में जो जीनोसाइड है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लिखा जर्मनी अपोलोजाइज फॉर द जीनोसाइड इन नमीबिया। तो नमीबिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इट वाज अ कॉलोनी अंडर जर्मनी ऑक्यूपेशन। ये जो नमीबिया थी ये कॉलोनी थी किसके अंडर में? जर्मनी के अंतर्गत। हेरेरो एंड नामा पीपल वर किल्ड बाय जर्मन कॉलोनिस्ट इन अर्ली 20th सेंचुरी। जो लोग मारे गए उनका नाम है हेरेरो और नामा पीपल। तीसरा लिखा हुआ है द हेरेरो एंड नामा पीपल, जो इस ग्रुप से बिलोंग करते थे उनको मार दिया गया। द इवेंट इज टर्म्ड एज द फॉरगोटन जीनोसाइड ऑफ 20th सेंचुरी बाय हिस्टोरियन। इतिहासकारों के द्वारा इसे कहा गया है फॉरगोटन जीनोसाइड। इस इवेंट को ये नाम दिया गया, इस घटना को ये नाम दिया गया। आपको बताना कौन से कथन सही है। आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये तीनों ही कथन सही हैं। ठीक, ये तीनों ही कथन सही हैं, ये तीनों ही कथन सही हैं। दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ना यूपीएससी के लिए ना यूपीपीसीएस के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएसआईएसपीएफ। क्या है यूएसआईएसपीएफ? लिखा है पहला पॉइंट कि यूएसआईएसपीएफ स्टैंड्स फॉर यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। पहली बार में देखने में आपको तुरंत लगेगा बहुत सही लिखा हुआ है, यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है ये। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है यूएसआईएसपीएफ इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 2017। तो ये क्या स्टेटमेंट है यूएसआईएसपीएफ के बारे में? न्यूज़ निकली है जयशंकर मीट्स यूएसएनएसए प्राइवेट सेक्टर। यूएसएनएसए प्राइवेट सेक्टर बोथ साइड्स होल्ड डिस्कशन ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज, वेलकम कोऑपरेशन इन फाइटिंग कोविड-19। तो ये जो यूएसआईएसपीएफ है जो कि एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है 2017 में स्टैब्लिश हुआ,
इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ना कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा 100% सही, बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये आज के हमारे 10 प्रश्न संपन्न हुए। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल को सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। मैं वहाँ पे ये शेयर कर देता हूँ 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे। आज की क्लास लेट हुई है लेकिन आगे से लेट नहीं होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।